ये चैप्टर 4 है क्लास 8 का साइंस का, क्लास 8 साइंस। इसका नाम है कंबसन एंड फ्लेम। ये केमिस्ट्री के अंदर में आता है। इसमें हम देखेंगे कि फ्लेम क्या होता है, कंबसन क्या होता है, बर्निंग क्या होता है, केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कंबसन क्या होता है। कंबसन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है। कोई भी सब्सटेंस बर्न तब होगा जब उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन उसके पास हो और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, हीट होना चाहिए। हर जितना भी दुनिया में सब्सटेंस होता है सबका हीट अलग अलग होता है, तो एक प्रॉपर उसका टेम्परेचर होना चाहिए और एयर होना चाहिए। एयर मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी कोई चीज़ बर्न होता है। इसे हम केमिस्ट्री के भाषा में कंबसन कहते हैं। ठीक, अब इसके लिए कंडीशन एयर और टेम्परेचर। अब हम सन देखते हैं कि सन भी क्या होता है, एक हीट का सोर्स है। कोई भी चीज़ हीट का सोर्स होता है यानी उसका कंबसन हो रहा है। तो हीट तो सन में भी एक प्रोसेस हो रहा है जिसे न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। कोई कहे कि सन में भी क्या हो रहा है, वो बर्न हो रहा है, उसमें कंबसन हो रहा है, तो वो कंबसन किस तरीके का है, तो वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जब एक एलिमेंट हो, एलिमेंट के अंदर में डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर हो, उससे हीट निकलते रहता है, मतलब उसका न्यूक्लियस टूटते रहता है, टूटते टूटते हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, तो इस रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो ये सन में होते रहता है, इसलिए वो भी हमें लाइट और हीट एनर्जी देता है। अब हो गया डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। कोई चीज़ है, जैसे कि अगर हम कोई मैच बॉक्स किसी माचिस से पेपर को जलाएं तो वो तुरंत जल जाएगा। अगर उससे ही किसी लकड़ी को जलाएं तो वो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है लकड़ी का जो टेम्परेचर चाहिए उसे जलाने के लिए वो ज़्यादा हो, पर जो पेपर है वो कम में जल सकता है। केरोसिन ऑयल है तो वो तुरंत जल जाएगा। तो यानी जो तुरंत जल जाता है यानी उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है। हो सकता है जो लकड़ी है उसका 200 डिग्री होगा, पर जो पेपर है वो 80 डिग्री 70 डिग्री में ही जल जाए। तो ये सबका जितना भी सब्सटेंस होता है अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, और अगर जो जल्दी जल जाए यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो है। तो इग्निशन टेम्परेचर किसी चीज़ को जलाने के लिए बहुत मायने रखता है। इसको इसे भी क्या कहते हैं, लोएस्ट टेम्परेचर इन विच सब्सटेंस कैच फायर। अब मैच स्टिक, जो कभी कभी हम जो माचिस जलाते हैं तो सोचते हैं वो तुरंत फायर कैसे हो जाता है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो जो मैच स्टिक होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सा मिक्सचर होता है। एंटीमनी, एंटीमनी एक एलिमेंट होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें एक एलिमेंट होता है एंटीमनी ट्राइसल्फेट। क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फेट। पहले सबसे पहले जो माचिस का 5000 साल पहले माचिस बना था, वो पहले इतना मॉडर्न नहीं था। पहले क्या होता था, इजिप्ट में कोई भी लकड़ी का पाइन होता था, पहाड़ पे होता है, पाइन का लकड़ी में सल्फर में डीप करके उसे जलाया जाता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ मैच बॉक्स का। तो फिर धीरे धीरे मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, एंटीमनी ट्राइसल्फेट प्लस मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम मतलब के पोटासियम क्लोरेट प्लस वाइट फास्फोरस प्लस ग्लू मतलब उससे चिपकाने के लिए, प्लस स्टार्च। तो ये जैसे कि मैच बॉक्स, ये माचिस है, इसमें जो मिक्सचर होता है ना वो किस किस चीज़ का होता है, सबसे जरूरी वाइट फास्फोरस याद रखना है। एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटासियम क्लोरेट, वाइट फास्फोरस, ग्लू और स्टार्च। ये मैच बॉक्स जब इस तरीके का बॉक्स होता है, यहाँ पे रफ सरफेस होता है। जब इसे रफ सरफेस पे इसे रब किया जाता है तो रब करने से क्या होता है, वाइट फास्फोरस में हीट होता है। वाइट फास्फोरस फिर हीट को पहुंचाता है एंटीमनी के पास, एंटीमनी पोटासियम क्लोरेट, और इससे वो बर्न हो जाता है। तो ये होता है मैच बॉक्स। पर क्या हुआ ना कि जो वाइट फास्फोरस बहुत डेंजरस था, जो यूज करता है उसके लिए और जो फैक्ट्री में बनता है उसके लिए वाइट फास्फोरस डेंजरस माना गया। तो इससे वाइट फास्फोरस को रिप्लेस करके जो बनाया गया वो था रेड फास्फोरस। और जो यहाँ जो ये सरफेस था, तो वाइट फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा क्या माना गया, डेंजरस माना गया। तो अब इसका चेंज किया गया तरीका बनाने का। अब जो तरीका जो मैच बॉक्स आता है उसमें क्या होता है, जो ये होता है, ये लकड़ी है,
इसमें क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट, ग्लू स्टार्च, ये होता है ये। पर जो ये डब्बा होता है इसके अंदर यहाँ पे रेड फास्फोरस बनाया गया, रेड फास्फोरस और ग्लास, पाउडर ग्लास होता है जिसे ये रफ सरफेस हो। इससे क्या होता है, जब रेड फास्फोरस एंटीमनी के संपर्क में आता है तो ये वाइट में चेंज हो जाता है। जब इसे रब करते हैं तो ये वाइट फास्फोरस बन जाता है। फिर वाइट फास्फोरस इग्नाइट होता है, इग्नाइट होकर के वो हमें फ्लेम देता है जिससे हम किसी चीज़ को जला पाते हैं। तो ये मैच बॉक्स का कहानी था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर। अब हमने अभी देखा कि कोई भी चीज़ के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है जिसे इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। पर ये इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो चेंज भी हो सकता है। मान लो कोई पेपर है, कोई पेपर का इग्निशन टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, इसे तुरंत थोड़ा सा भी हीट दो तो ये जलने लगेगा 80 डिग्री अगर पहुंच जाए तो। पर इसमें क्या होता है, जब ये इसे अगर हम वाटर मिक्स कर दें, अगर इसे भिंगा दें, तो देखते हो कि लकड़ी या पेपर, कोई भी लकड़ी होता है या पत्ता होता है, इसे भिंगा हुआ बहुत टाइम लगता है जलने में। तो क्या होता है, अगर ये पानी से भीग जाए ये पेपर, तो इसमें क्या होगा, कंडक्शन के कारण, कंडक्शन मतलब होता है कि एक चीज़ एक दूसरी चीज़ से अगर चिपका हुआ हो तो इसका हीट इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पेपर का जो हीट है वो पानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अब 80 डिग्री सेल्सियस पर नहीं चलेगा, हो सकता है अभी 150 डिग्री सेल्सियस पर चले। तो हीट ट्रांसफ़र के कारण भी इससे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। तो ये चीज़ को आप यहाँ ध्यान रख सकते हो। और एक चीज़ ये है कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो होता है जो बहुत, जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। इसको अगर मतलब 50 डिग्री सेल्सियस भी नहीं तो बहुत जल्दी आग लग जाता है। हम ये चीज़ को, किसी चीज़ को बर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और ये जल्दी फायर आग लग जाता है, तो इसे हम यूज़ करते हैं। तो इसे ही इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस से कहते हैं जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। कुछ तो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर, रूम का भी तो कुछ टेम्परेचर होता है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हम इस टेम्परेचर पे कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे सोडियम को खुले में रखो तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, रूम टेम्परेचर पे ही वो बर्न होने लगता है। तो इसलिए इसे केरोसिन ऑयल में इसे रखा जाता है ताकि वो उसके कंडक्शन के कारण उसका हीट ले ले और वो जल्दी से बर्न ना हो, हवा में बर्न ना हो। उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो होता है कि वो सिर्फ सोडियम ही नहीं, बहुत सारा और भी सब्सटेंस होता है जो रूम टेम्परेचर पर ही बर्न होने लगता है। क्यों, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जितना चाहिए, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो रूम में तो उतना टेम्परेचर रहता ही है, तो इसमें आग लग जाता है। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ फायर। फायर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए पहले हम देखेंगे कि उससे बना किस से बना होगा। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। पहले देखो हीट बनता किससे, जब पता चले कि वो बना किससे, जो बना है उसको हम कम कर देंगे तो कंट्रोल किया जा सकता है। हीट के लिए क्या चाहिए होता है, फ्यूल, एयर और हीट। कहीं पे आग लग जाए तो क्या होता है, कहीं पे आग लग जाए, फायर, आग लग जाता है तो किसे हम किसे बुलाते हैं, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड क्या करते हैं, या तो वो फ्यूल को कम करेगा या एयर जो ऑक्सीजन होता है उसके सप्लाई को रोक देगा या उसका जो टेम्परेचर है उसको कम करेगा। अब मान लेते हैं एयर, उसका हीट को, एयर को सबसे पहले क्या वो दे सकता है, वाटर देने से क्या होता है, जो उसका टेम्परेचर था, फ्यूल का जो टेम्परेचर था वो पानी देने से क्या हो गया, कम हो गया। कम होने से क्या होगा, आग को जल्दी से रोका जा सकता है। दूसरा, अगर जब किसी चीज़ में पानी देंगे तो वो वाटर वेपर बन करके ऊपर उड़ेगा। जब वाटर वेपर ऊपर आ जाएगा तो वो आसपास का जो ऑक्सीजन था वो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा तो आग भी कम हो जाएगा। फ्यूल को कम कर देते हैं, फ्यूल को बनने को रोक देते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये कंट्रोल का 3 कंडीशन था, आप इसे ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले फायर ब्रिगेड को, कहीं भी आग लगता है तो किसे बुलाते हैं, फायर ब्रिगेड। कभी कभी ब्लैंकेट भी कोई जल रहा हो तो ब्लैंकेट डाल देते हैं। ब्लैंकेट क्यों डालते हैं, क्योंकि आसपास का ऑक्सीजन जितना उसमें सप्लाई होगा उसमें उतना ज़्यादा आग लगेगा। तो कंबल से हम क्या करते हैं, उसका ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देते हैं। तो ये होता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो इस तरीके का टंकी होता है, हर जगह लगा होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब उसको छिड़कते हैं तो आसपास का ऑक्सीजन का कमी हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड
फैल जाता है, जिससे क्या होता है किसी चीज़ को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है और ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, जिसे फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। इससे ये नहीं हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है उसका भी यूज किया जा सकता है, NaHCO3, या यहाँ पर पोटासियम भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट। इससे क्या होता है कि इसको पानी में मिला के जब इसको छिड़का जाता है तो ये रिएक्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इससे भी क्या होता है फायर एक्सटिंग्विशर, इसका भी पाउडर यूज किया जा सकता है। अब टाइप ऑफ कंबसन, कितने तरीके का कंबसन होता है? टाइप्स ऑफ कंबसन, ये बहुत बड़ा चैप्टर है पर इसमें जितना जरूरत है आपको समझ, बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन स्कूल में भी लिखाया जाता है या जहाँ भी आपको लिखने को बहुत कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ, पर जो समझना होता है वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसे आराम से कम टाइम में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक होता है रैपिड कंबसन, रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन का मतलब होता है जल्दी, अगर जैसे सूखा पत्ता होता है उसमें क्या होता है तुरंत फायर हो जाता है, मतलब रैपिड कंबसन मतलब होता है जिसका लोअर इग्निशन टेम्परेचर हो, उसमें थोड़ा सा भी उससे हीट मिले तो वो जल्दी से आग फैल जाता है। जैसे होता है पेट्रोल डालो तुरंत आग फैल जाएगा, अल्कोहल डालो तुरंत हो जाएगा, तो होता है इस तरीके का जो आग लगता है इस तरीके को हम बोलते हैं रैपिड कंबसन। एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अपने आप आग लग जाना, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि जब कोई सामान रखा हो तो उसे ना किसी चीज़ का जरूरत नहीं होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम हवा में ही, एयर में ही, जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें ही वो इग्नाइट हो जाता है, उसमें इग्निशन टेम्परेचर से मिल जाता है, वो फायर जो अपने आप उसमें आग लग जाए। कभी कभी फॉरेस्ट फायर भी आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में कि इसमें जंगल में आग लग गया, तो वो क्या होता है ना सन रेज, इतना ज़्यादा सन का टेम्परेचर से भी सूखा, इतना सूखा पत्ता होता है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो सन रेज भी उस पर आता है तो उससे वो आग लग जाता है। वैसे फॉरेस्ट फायर का बहुत सारा और भी रीज़न होता है, पर इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो जो अपने आप आग लग जाए उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और एक होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है जब दिवाली में या कोई भी कभी शादी वादी में क्रैकर पटाखा जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक हीट देते हैं, उसका वो क्या होता है बर्न होता है, उसमें कुछ केमिकल होता है, वो बर्न होता है, इग्नाइट होता है, इग्नाइट होकर बहुत सारा धुआं आसपास फैलाता है। जब बहुत सारा धुआं कुछ आवाज़ के साउंड के साथ निकले तो उस तरीके के रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो 3 तरीके का टाइप्स ऑफ कंबसन हो गया, रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन और एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा धुआं होकर के जब कोई चीज़ इग्नाइट होता है, तो ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं फ्लेम के बारे में। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगी। फिर फ्लेम क्या होता है? बहुत बार हम देखते हैं कैंडल जलते रहता है, दिया जलता है, तो फ्लेम क्या होता है? जैसे ये मान लो ये फ्लेम है, ये कैंडल है या दिया मान लो, कुछ भी, ये फ्लेम क्यों बनता है? अब किसी चीज़ में फ्लेम क्यों नहीं बनता है? फ्लेम का मतलब होता है द सब्सटेंस which vaporized during burning give flame। जैसे केरोसिन ऑयल, वैक्स मतलब कैंडल। तो क्या होता है देखो, वैसा सब्सटेंस जो क्या होता है वेपराइज हो जाए, कैंडल वेपराइज हो जाता है, जैसे इसमें विक लगा होता है, इसके थ्रू क्या होता है ये जो कैंडल होता है वो जिसमें दिया में एक ये लगा होता है, कॉटन लगा होता है, उससे क्या होता है जो इसमें केरोसिन ऑयल या सरसों ऑयल जो भी डालते हैं वो ऑयल क्या होता है वेपराइज हो जाता है। वेपराइज किस रूप में दिखता है हमें? फ्लेम के रूप में दिखता है, ठीक। और फ्लेम के ऊपर तुम ऐसे अगर कोई हाथ डाल दो, हाथ नहीं डाला हाथ जल सकता है, कोई शीशा वगैरह डाल दो, उसमें देखना है कि ब्लैक कलर का रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक कलर का रिंग। ये क्या होता है? अनबर्न कार्बन, अनबर्न कार्बन पार्टिकल। अर्बन कार्बन मतलब जो बर्न ना हो, अनबर्न कार्बन पार्टिकल बन जाता है। ये क्या होता है? ऐसे रख दोगे तो ब्लैक कलर का आ जाता है। ये क्या होता है? अनबर्न कार्बन पार्टिकल। तो ये होता है, ये वेपराइज। कोल वेपराइज होता नहीं होता है क्योंकि उससे फ्लेम नहीं, जिससे फ्लेम आए यानी कि वो सब्सटेंस वेपराइज हो जाता है। तो ये होता है
फ्लेम। फ्लेम का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे चारकोल, चारकोल मतलब होता है लकड़ी का जो कोयला होता है, लकड़ी को जला दो फिर उसके बाद जो ब्लैक कलर का बन जाता है उसे चारकोल कहते हैं। चारकोल और कोल ये वेपराइज नहीं होता है, डज नॉट वेपराइज, डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। जो वेपराइज नहीं होगा वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। अब हम देखते हैं एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये मान लो कैंडल है, ये जो ऊपर वाला में होता है इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। क्या होता है ये? ल्यूमिनस जोन। ये बहुत हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट यही होता है किसी कैंडल का। फिर ये मॉडरेट होता है, मॉडरेट हॉट। ये होता है लेस हॉट, लिस्ट हॉट। इसे ध्यान रख सकते हो। ल्यूमिनस जोन हॉटेस्ट होता है ऊपर वाला पार्ट। कभी कभी जैसे कोई जो सोना वोना की दुकान में जाते हो तो वो फ्लेम करता है, ऊपर वाले को फ्लेम भेजता है क्योंकि इसका हीट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे फूकता है ऊपर वाले का फ्लेम। हो गया। अब फ्यूल देखते हैं, फ्यूल क्या होता है। फ्यूल, फ्यूल बहुत बार आप लोग सुने होंगे। फ्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ हो या डोमेस्टिक यूज करें तो वो सब क्या होता है? फ्यूल। जैसे वुड, वुड, चारकोल, पेट्रोल और केरोसिन एक्सेट्रा। जो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या हो? सोर्स ऑफ हीट या एनर्जी, हीट एनर्जी, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल कहते हैं। ठीक। अब ये फ्यूल, अच्छा फ्यूल क्या होता है? जैसे कोल हो गया, ये सब फ्यूल है। हम लोग पहले के ज़माना में वुड को, लकड़ी को जलाया करते थे, वो भी क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। जिससे सोर्स ऑफ एनर्जी हो। पर एक बढ़िया फ्यूल किसे कहते हैं? जो कम पॉल्यूट करे, चीप हो, सस्ता हो और इजीली अवेलेबल हो। तो एक आइडियल फ्यूल किसे कहते हैं? गुड फ्यूल। जो क्या हो? रेडियली अवेलेबल, अवेलेबल, चीप, सस्ता भी होना चाहिए तभी सारे लोग खरीद पाएंगे, और लेस पॉल्यूटेड, लेस पॉल्यूट। ये सब होना चाहिए अच्छा फ्यूल होने के लिए। अब फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है? जैसे हमारा एफिशिएंसी होता है कि हम कम टाइम में कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं, तो वही होता है फ्यूल एफिशिएंसी भी, कि ये कितना ज़्यादा कितना फ्यूल डाले और कितना एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। अगर ज़्यादा कम फ्यूल में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है तो बढ़िया फ्यूल होता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्यूल लग रहा है और एनर्जी कम दे रहा हो तो इसका एफिशिएंसी कम होता है। जैसे हम बहुत पूरा टाइम पढ़ रहे हो पर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमारा एफिशिएंसी कम होता है। अगर हम 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं और वो पढ़ाई हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई है, वो एग्ज़ाम में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो वो यानी कि वो हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो यही होता है फ्यूल। अगर कम फ्यूल ज़्यादा एनर्जी दे तो अच्छा एफिशिएंसी, और ज़्यादा फ्यूल कम एनर्जी दे तो लेस एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है? इसे एफिशिएंसी को मापने के लिए कोई मेजरमेंट होना चाहिए, तो कैलोरीफिक वैल्यू होता है। क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ heat energy, amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel। मतलब कि 1 kg फ्यूल में कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम कैलोरीफिक वैल्यू में मेजर करते हैं। जैसे
इसका यूनिट होता है किलो कैलोरीफिक, किलो जूल पर, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। जूल को एनर्जी का यूनिट होता है कि एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जूल, किलो जूल पर केजी। एक केजी में कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इसका यूनिट होता है। अब हार्मफुल, ये समझ में आ गया, एक केजी में कितना ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहा है, मतलब कितना ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, उसका ये एफिशिएंसी होता है। अब हम देखते हैं हार्मफुल, इसका क्या हार्मफुल चीज़ है। जो बोलते हैं ना कि ग्रीन एनर्जी लेके आओ, कोल मत जलाओ, तो ये होता है। इससे क्यों होता है, जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल होता है वो क्या होता है, सांस का बीमारी, जो अस्थमा वगैरह होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा धूल गैस पॉल्यूटेड हो तो अस्थमा का बीमारी हो सकता है, तो इसलिए कहा जाता है। पहला हार्मफुल क्या है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल, जो ठीक से जला नहीं, वो क्या होगा, हवा में तैरते रहेगा, जिससे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेते हैं तो अंदर जाके हमारा लंग को प्रॉब्लम कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, ये जैसे अस्थमा। दूसरा क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बर्न नहीं हो ठीक से तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब बर्न नहीं होता है अच्छे से, देखना ब्लैक धुआं निकलते रहता है जब ठीक से बर्न ना हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड को ब्लॉक कर देता है बॉडी में, जिससे हमें वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, डेथ भी हो सकता है। किसी बर्न कमरा में किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ छोड़ तो वो इंसान का डेथ भी हो सकता है। अब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर में एक कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट मात्रा में है, अगर वो लिमिटेशन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो ग्लेशियर है पिघलने लगेगा, समुद्र का ग्लेशियर पिघल के समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, समुद्र का पानी से जो भी लैंड है वो डूब जाएगा तो इंसान भी खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो इसे ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा पृथ्वी को, धरती को हीट होना जरूरी है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उतना होना जरूरी नेचुरली। पर क्या होता है, कोल, बहुत सारा पेट्रोल जल के क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, बढ़ने के कारण वो ज़रूरत से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है अर्थ वो एटमॉस्फेयर के हीट के कारण अर्थ भी गर्म हो जा रहा है, और जिससे बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम, इससे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बैठाया जा रहा है जैसे इसको कैसे कम किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये हार्मफुल चीज़ है कार्बन, एक है अनबर्न कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एक और भी दो चीज़ होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। इससे क्या होता है, एसिड रेन। जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस जब ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, रेन वाटर, जो कंडेंस होकर के जो वाटर वेपर जो अब पानी रेन बनने वाला है उसमें जाके ये घुल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, जिससे कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड पानी में मिल जाता है, पानी में नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, तो जब बारिश होता है तो वो एसिड रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिड रेन, जिससे क्या होता है, लोगों पे भी असर खराब हो सकता है, जैसे क्रॉप्स वगैरह वो उसमें एसिडिक हो सकता है, खराबी हो सकता है, और जैसे ताजमहल या कोई जो घर है वो भी खराब हो सकता है, और इंसान का भी हालत खराब हो सकता है इससे। तो ये सब चीज़ है इसका हार्मफुल इम्पैक्ट। तो ये था ये चैप्टर। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।